इंडी गठबंधन में एनडीए में फूट के सपने जो वो बुन रहा है, लेकिन अपनी हालत नहीं देख रहा। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में खटपट की खबरें और तेज होती जा रही हैं। विधान परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट के बीच विवाद बढ़ गया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 4 सीटों के लिए 26 जून को मतदान होने वाला है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि एमवीए का कौन सा दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर फैसला लेने के लिए बैठक का आयोजन किया जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बैठक के पहले ही विधान परिषद की 4 सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि कांग्रेस विधान परिषद की 2 सीटों नासिक और कोंकण सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। इस पर कांग्रेस नाराज भी बताई जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि इन 4 सीटों पर गठबंधन की पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी, लेकिन उद्धव जी ने अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। हमारी अपेक्षा थी कि वो हमसे बात करके यह फैसला लेंगे। हालांकि अब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता होने की खबर है, जिसमें 3 सीटों पर उद्धव की पार्टी लड़ेगी और 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी। आज उद्धव ठाकरे ने खटपट की खबरों को खारिज किया और कहा कि कोई विवाद नहीं, कभी इस संवाद में लूज कनेक्शन हो जाता है, यानी वो मान रहे हैं कि लूज कनेक्शन हुआ है। उधर शरद पवार की एनसीपी के अंदर भी खटपट की खबरें हैं। पार्टी के नेता और शरद पवार के पोते रोहित पवार और राज्य प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। सोमवार को पार्टी के कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने मंच से इशारे में एक दूसरे पर आरोप भी लगाए, यानी जो इंडी गठबंधन एनडीए के टूटने के सपने देख रहा है, वो खुद कितने दिन टिकेगा इसका कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का रिश्ता तो टूट गया, ये तो ऑलरेडी पता चल रहा है। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के बड़े प्लेयर नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, तो इसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता ने माहौल बना दिया कि नीतीश कुमार तो नाराज हैं। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि जब नीतीश कुमार के मन मुताबिक काम नहीं होता तो वो मौन धारण कर लेते हैं, किसी न किसी तरीके से वो इस बात का संकेत देते हैं। याद करिए, जब पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल छाप थमा दिया गया था। इसके बाद नीतीश प्रधानमंत्री के नामांकन समारोह में नहीं पहुंचे थे। इस पर जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार किसी काम में व्यस्त हैं, एनडीए में सब ठीक चल रहा है। मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में नहीं गए थे तब भी राजद की तरफ से यही सब कहा गया था, लेकिन नीतीश कुमार अब भी एनडीए में ही हैं। यानी इंडी गठबंधन ने नीतीश कुमार को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की, जिस पर जेडीयू ने तुरंत पानी फेर दिया। आप यह भी देखिए कि नीतीश कुमार तो 5 दिन पहले दिल्ली में एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के पांव छू रहे थे, ये भरोसा दे रहे थे कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। फिर अचानक नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, इसकी कोई वजह तो दिखती नहीं है। और नीतीश कुमार भले ही ना जा पाए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बनने पर बधाई भी दे दी है। नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में सहयोगियों ने ना तो मंत्री पद की संख्या पर कोई बवाल किया, ना ही विभागों के बंटवारे पर। अभी तक नाराजगी की कोई खबर नहीं आई है, इसलिए अब इंडी गठबंधन स्पीकर पद को लेकर एनडीए के सहयोगियों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। ये तुमको ये तो नहीं दिए, स्पीकर देंगे। अब कहा जा रहा है कि स्पीकर पद तो टीडीपी और जेडीयू को अपने पास रखना चाहिए। अब ये इंडी गठबंधन बता रहा है कि जेडीयू टीडीपी को क्या करना चाहिए, वरना बीजेपी अपने सहयोगियों को ही खत्म कर देगी। संजय सिंह को सुनिए एक बार। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जो उनकी प्रवृत्ति है, कार्य करने की शैली है, अपने घटक दलों को धीरे धीरे करके समाप्त करना, खत्म करना, उनको अपमानित करना, उनकी ताकत को समाप्त करना, मंत्रालय के बंटवारे के बाद इसकी शुरुआत हो गई है। और ये झुंझुना मंत्रालय जो दिया है इन्होंने एनडीए के घटक दलों को, अगला चरण इनकी पार्टियों को खत्म करने का होगा, क्योंकि जो जो बातें हम लोग कहते हैं लगभग सच साबित होती है। और वो कैसे होगा? गलती से अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके 3 बड़े खतरे हैं। ये बाहर बैठ के खतरे गिना रहे, इसको कहते हैं पिन मारना, कि कहीं से तो बलून फटे। स्पीकर का फैसला तो नए संसद सत्र में होगा, जो 24 जून से शुरू होने वाला है। इस पर अभी से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि जिस तरह की बातें इंडी गठबंधन वाले फैला रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में सब अपनी अपनी भूमिका को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे केंद्र में पीएम मोदी ने अपने हिसाब से मंत्री बनाए, मंत्रालय बांटे, वैसे ही राज्यों में उनके सहयोगी अपने हिसाब से मंत्री पद दे रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश में मंत्री पद अपने हिसाब से बांटे। जैसे अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, इसको देखिए।
भाई जहां तुम पावर में हो तुम ना करोगे भाई, जहां बीजेपी है वहां बीजेपी करेगी। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश, यहां टीडीपी के विधायक कितने हैं? टीडीपी के विधायक हैं 77% पूरी विधानसभा में, 77। तो कैबिनेट में कितनी जगह है? कैबिनेट में जगह 84%। अब यहां बीजेपी तो नहीं कह रही ना कि भाई हमको चाहिए जगह। जो जेएनपी है उसके कितने विधायक है भाई? उसके 12% हैं, तो उसको कैबिनेट में कितनी जगह मिली हुई है? 12%। बीजेपी के एमएलए 4%, तो कैबिनेट में जगह 4%। बीजेपी 4% पे है तो कैबिनेट में जगह भी उसको 4% मिली है। अब यही हिसाब केंद्र में चल रहा है। नरेंद्र मोदी वहां तो नहीं कह रहे कि भाई हमको ज्यादा दे दो। भाई सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री है टीडीपी की, यही होता ही है। इसी फॉर्मूले में केंद्र में बीजेपी ने अपनी हिस्सेदारी रखी और बाकी दलों को प्रतिनिधित्व दिया। इससे केंद्र या राज्य कहीं पर भी पद को लेकर कोई टकराव होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इंडी गठबंधन वाले अपनी हार को भी जीत मान रहे हैं और नरेंद्र मोदी तीसरे बार जीते हैं तो इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की जीत कितनी बड़ी जीत है। ओडिशा जैसा राज्य जहां बीजेडी जैसी मजबूत पार्टी 24 साल से सत्ता में थी, वहां पर पहली बार अगर बीजेपी ने सरकार बनाई है तो यह सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम का चमत्कार है। लेकिन इंडी गठबंधन का नैरेटिव और उनका इकोसिस्टम देखिए कि मोदी की, नरेंद्र मोदी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बन गई। ना 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 ना, मोदी हार गए। नरेंद्र मोदी की अरुणाचल में सरकार बन गई बीजेपी की। ना ना ना, मोदी की लहर खत्म हो गई। ओडिशा में इतिहास रच दिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी को तो कोई पूछ नहीं रहा। सोचिए कैसे नैरेटिव सेट होता है इस देश में, क्योंकि कोई नहीं सोच सकता था कि ओडिशा में नवीन पटनायक जैसे मजबूत नेता को बीजेपी पटकनी दे सकती है। लेकिन ऐसा हुआ और यह हुआ नरेंद्र मोदी के इस एरा में, जहां बीजेपी ने कई राज्यों में ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जहां बीजेपी कहीं कुछ थी ही नहीं, वहां पर मजबूत स्थिति में आ गई या फिर वहां सरकार बना ली। ओडिशा में आज पहली बार बीजेपी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। बीजेपी का हर बड़ा नेता इसमें शामिल हुआ। बीजेपी का हर सीएम वहां था। यह बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि पहली बार ओडिशा में उसे जनता ने सत्ता दी। जैसे कुछ साल पहले आपको याद होगा त्रिपुरा का किला, जो लेफ्ट का गढ़ था, उसको भेज दिया इन लोगों ने। त्रिपुरा में बीजेपी घुस गई और फिर घुसी हुई है, निकली नहीं है। वैसे ही ओडिशा में बीजेपी ने अपना सीएम भी बहुत सोच समझ कर बनाया है। मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के नए सीएम पद की शपथ ली। मोहन चरण मांझी 4 बार के विधायक है और आदिवासी नेता है। ओडिशा वो राज्य है जहां आदिवासी समाज की अच्छी खासी आबादी है। बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम भी बनाए हैं, जिनमें एक ओडिशा बीजेपी के वरिष्ठ नेता केवी सिंह देव हैं और दूसरी डिप्टी सीएम महिला को बनाया गया है, जिनका नाम प्रवती परिदा है। प्रवती परिदा पहली बार विधायक बनी है। कहा जा रहा है कि ओडिशा में बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष भी एक महिला को बनाएगी। यह नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही है जिसके सहारे बीजेपी उस ओडिशा में सरकार बना पाई जहां बीजेडी 24 साल से राज कर रही थी। और वहां तो यह मानकर चला जाता था कि बीजेडी को कोई नहीं हिला पाएगा, ना ना, ये खत्म है मामला। लेकिन ओडिशा की जनता ने नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके नाम पर बीजेपी को पहली बार मौका दिया। ओडिशा में बीजेपी की जीत में नरेंद्र मोदी फैक्टर के अलावा कई चीजें काम कर गई। जैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बार बार केंद्र सरकार की तरफ से यह संदेश दिया गया कि ओडिशा का विकास बीजेपी की प्राथमिकता है। मोदी कैबिनेट में ओडिशा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान और जुएल ओराम को जगह दी गई। जुएल ओराम ओडिशा के गरीब आदिवासी परिवार से आते हैं। ओडिशा से बीजेपी की विधायक रही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। और ओडिशा वो राज्य है जहां 33% आदिवासी आबादी है। बीजेपी ने ओडिशा की सत्ता में न रहते हुए भी ओडिशा को अपने फोकस से आउट नहीं किया, न राष्ट्रीय स्तर पर और न ही राज्य के स्तर पर। इस बार बीजेपी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाति, धर्म, उम्र, ट्राइब सबका जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया। चुनाव से पहले बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन तक की खबरें थी, लेकिन बीजेपी ने खुद की ताकत पर विश्वास किया। बीजेडी से बेहतर मैनिफेस्टो बनाया और बेहतर डोर टू डोर कैंपेन किया। पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखा। डबल इंजन के मॉडल पर चुनाव लड़ा। नवीन पटनायक का अस्वस्थ होना, बीजेडी के अंदर जो कलह थी, वो मुद्दा बनाकर वोटों को अपने पाले में किया। 24 साल से नवीन पटनायक के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी ने उसे अपने पक्ष में कर लिया।